स्वस्थ भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हर किसी के पास अपने लिए समय ही नहीं है, समय बचता ही नहीं है, क्योंकि कम समय में अधिक पाने की जो होड़ सी मची हुई है उसका जो बुरा असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जी हाँ, आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम खुद ही कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है डायबिटीज़ और दूसरा है थायराइड। और आज आप समझ गए होंगे कि हम इन्हीं दो विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, आपके फ़ोन कॉल्स लेने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में जो भी आपके जहन में सवाल हैं हमसे पूछें और उसके बाद हम आपकी मुलाकात अपने आज के विशेषज्ञ के साथ कराएंगे। तो चलिए जल्दी से आप हमारा पहले फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651222607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 065122822607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और थायराइड तथा डायबिटीज़ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हम अपने आज के विशेषज्ञ के साथ करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए फिजिशियन हैं और डायबिटीज़ और थायराइड के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुमार आशुतोष। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, जोहार जी। आज दो ऐसे विषयों को हमने चुना है, मुझे लगता है कि जिसके जो रोगी हैं या भुक्तभोगी कह सकते हैं वो आए दिन आपके पास आते होंगे, क्योंकि आज के समय में हर किसी दूसरे तीसरे को सुनने में आता है कि किसी को डायबिटीज़ है तो किसी को थायराइड है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। आज जो डायबिटीज़, थायराइड और हाइपरटेंशन, ये जो तीन प्रमुख बीमारियां हैं, ये एक लोगों के जीवन में एक जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारी है, ये इसमें समाज एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित है और ग्रसित है। और इस कंडीशन में मतलब लोगों का जो जीवन शैली, आज लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं, लोगों का जो दिनचर्या है वो तनावपूर्ण रहता है। लोगों का खान पान जो ऐसा रहता है कि जिसमें मतलब वो उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, संयमित खान पान नहीं रहता है। उसकी वजह से लाइफस्टाइल से रिलेटेड खान पान में अनियमितता के चलते ये जो बीमारियां हो रही हैं, इसमें डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन ये बहुत ही कॉमन है। और लोग इससे बहुत प्रभावित हैं और इनफैक्ट इस मामले में इंडिया को वर्ल्ड का कैपिटल माना जा रहा है। डायबिटीज़ इतना प्रिवेलेंट है, इतना कॉमन है, इसका इंसिडेंस मतलब आने वाले वर्षों में अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं पाया, काबू नहीं किया, तो ये मतलब सबसे ज़्यादा विश्व भर में जो है इसके रोगी जो महामारी के रूप में हमारे देश में ही होंगे। तो इससे रोकना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को डायबिटीज़ के बारे में या थायराइड के बारे में या साथ में आपने हाइपरटेंशन भी जोड़ा है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो बहुत सारी बातें हैं। हमने अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर भी दे दिया है, उम्मीद है जल्द से जल्द उनके फ़ोन कॉल्स भी आने लगेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो जैसे आप ही थायराइड और डायबिटीज़ के हैं, कई बार सुनने में आता है कि जिसे डायबिटीज़ है उसे थायराइड भी हो जाता है या जिसे थायराइड है उसे डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो क्या ये कुछ आपस में संबंध है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा लिंक्ड है, क्योंकि ये जो दोनों बीमारी है मेटाबॉलिक डिजॉर्डर से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और इवन जो थायराइड डिजॉर्डर है बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। तो उसमें यदि किसी तरह का उतार चढ़ाव होता है तो उससे लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म, हार्मोन का मेटाबॉलिज्म, ये सब सारे का रेगुलेटरी सेंटर जो होता है थायराइड इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे सर, कैसे आपस में इसमें समानता है, कैसे एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। जी मैम, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं निशिता प्रसाद बोल रही हूँ लोहरदगा से। लोहरदगा से जी, सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल है ना कि अगर डायबिटीज हो किसी पेशेंट को तो क्या ईचिंग की जो समस्या है वो आम बात होती है उसमें, बॉडी में या सिर पे खुजली होना? डायबिटीज़ में तो ऐसे इचिंग थोड़ा सा अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा कंप्लेन होता है कि जिनका शुगर लेवल बढ़ता है या जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरलाइज्ड इचिंग या बॉडी में इचिंग होता है। तो उसमें आइदर शुगर कंट्रोल, थायराइड कंट्रोल पे फोकस किया जाता है और ये इन्वेस्टिगेट कराया जाता है कि इचिंग जो हो रहा है उसके पीछे जो हाइपर सेंसिटिविटी का जो इंडिकेटर होता है
IgE का लेवल या इओसिनोफिल मार्कर कैसा है उसका, इओसिनोफिल का परसेंटेज क्या है उसका। यूजुअली ये दोनों कंडीशंस में इचिंग में IgE का लेवल बढ़ता है, इओसिनोफिल का काउंट बढ़ता है, तो उससे इवैल्यूएट करते हैं कि इचिंग का कारण क्या है। और उसके बाद फिर फर्दर थायराइड का इवैल्यूएशन करते हैं, शुगर का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी या HbA1c कैसा है, वो पेशेंट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या नहीं, या थायराइड काउंट का लेवल कैसा है, T3 T4 TSH का। और इनमें यदि वो चीज़ बढ़ा हुआ रहता है, जो रिपोर्ट के हिसाब से उनका लेवल देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उनका मैनेजमेंट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। इसमें मतलब वो जांच करा लेना बहुत ज़रूरी होता है कि किस कारण से हो रहा है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम रीना है। हाँ मैं बोकारो से बात कर रही हूँ। रीना जी कहाँ से? बोकारो। बोकारो से। सवाल करिए रीना जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये कि जो शुगर होता है, डायबिटीज, तो ये सिर्फ मीठा हेलो हाँ हाँ कहिए। हाँ, ये सिर्फ मीठा खाने से होता है या फिर इसके मतलब अदर रीजंस भी होते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। हाँ, ये ऐसा एक भ्रांति है कि सिर्फ शुगर इंटेक करने से या मीठा खाने से होता है। यदि बॉडी में जो पैंक्रियाज है और वो पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन यदि प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वो इंसुलिन उतना रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर रिलीज नहीं होने की वजह से वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है या ग्लूकोज को सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी शुगर होता है। तो ये है कि हम खान पान से शुगर को कंट्रोल करने के लिए मीठा का या कार्बोहाइड्रेट डाइट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं, जिस वजह से खान पान के द्वारा जो शुगर के बढ़ने का संभावना होता है वो नहीं होता है। लेकिन यदि पेशेंट्स का यदि बीटा सेल मास यदि डिटोरेट किया है, डिप्लीट किया है, उसका मात्रा कम हुआ है, तो बीटा सेल से जो इंसुलिन का रिलीज होता है, वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं मात्रा में रिलीज होने की वजह से वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इसमें सर ये लोगों के जहन में यही सवाल होता है कि ये जो पैंक्रियाज में जो गड़बड़ी हो जाती है, इंसुलिन ठीक से वो नहीं निकाल पाता है, या वो उसका मेटाबॉलिज्म जो आपने कहा है वो नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? सिर्फ मीठा खाना या फिर और भी हमारे बीच में जो बहुत सारे कारण हैं, तनाव है जैसे आपने शुरू में कहा, या फिर भाग दौड़ है, समय नहीं दे रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए? हाँ, ये चूंकि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है मधुमेह, तो इसमें बहुत सारे कारणों से शुगर का बढ़ना होता है। हाँ, या मोटापा भी है क्या? हाँ, मोटापा में भी जो होता है ना, मोटापा में क्या होता है कि जो लोग हेल्दी ओबीज होते हैं, वो उनके बॉडी के अंदर का जो अपना इंसुलिन होता है वो उतना एक्टिव नहीं हो पाता, उतना सेंसिटाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरे इफेक्ट को नहीं दे पाता है और वो शुगर को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं होता है। तो जिस वजह से वो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कहा जाता है कि हेल्दी और ओबीज लोगों में ये शुगर का, इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होने के चलते या उनमें सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और शुगर का लेवल उनका बढ़ जाता है। बहुत सारे कारण हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं सर, फिर अपनी बातचीत हम जारी रखेंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम अंजलि है। जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी। आवाज आ रही है? अंजलि जी दिल्ली से, क्या पूछना चाहती हैं? मैम, अगर मेरी थायराइड की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ जाए तो क्या मैं दवा लेना बंद कर सकती हूँ? जी नहीं, ऐसा है, चूँकि जो थायराइड डिजॉर्डर होता है वो कंट्रोलेबल डिजीज़ में आता है, कंट्रोलेबल डिजॉर्डर में आता है। और जैसे थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब आज जो है जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारी है, ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है, कंट्रोलेबल डिजॉर्डर है। तो इसमें यदि आप दवा लेकर के अपने थायराइड के TSH के लेवल को यदि कंट्रोल करती हैं या उससे कंट्रोल रहता है, तो वो दवा के इफ़ेक्ट की वजह से कंट्रोल है। मैक्सिमम केसेज में ऐसा देखा जाता है कि जब हार्मोन का डिप्लीशन होता है या हार्मोन का इनसफिशिएंसी होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग वो उसको रिकवर करने के लिए या उसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए जो थायराइड की दवा दी जाती है वो उसके थ्रू कंट्रोल रहता है।
TSH लेवल कंट्रोल रहता है। लेकिन यदि आप दवा को विथड्रॉ करेंगे तो फिर जो कंट्रोल रहता है वो उसका इनहिबिशन खत्म हो जाने पे फिर वो शूटअप कर सकता है। इसलिए थायराइड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसको कंट्रोल के रहने के लिए मेडिसिन का लेते रहना जरूरी होता है। बिल्कुल, मतलब थायराइड भी ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है, कह सकते हैं कि दवा जो है इसमें आजीवन लेना पड़ता है। हाँ, इससे आप कंट्रोल्ड रख सकते हैं। और उसी तरह से वही बात शुगर में भी आती है, डायबिटीज़ में भी आती है कि इसे हम कंट्रोल्ड रख सकते हैं, लेकिन दवा जो है वो बीच में छोड़नी नहीं है। ऐसा क्या है? हाँ, कुछ कंडीशन में जैसे कुछ जो बीमारियां हैं वो क्यूरेबल होती हैं और कुछ जो बीमारियां होती हैं कंट्रोलेबल होती हैं। हाँ, जिससे उन्हें कंट्रोल के रहने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये सब कंट्रोलेबल डिजीज़ के अंदर आते हैं। तो इन्हें कंट्रोल के रहने के लिए मेडिसिन का लेते रहना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। मतलब कई लोग चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन या थायराइड अगर रिपोर्ट में सही आ जाता है तो फिर दवाएं छोड़ देते हैं। तो ऐसे में फिर वो विपरीत स्थिति हो सकती है, कर सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। इतने मुश्किल से जो उसके हम लोग बैलेंस करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वो फिर से शूटअप हो सकता है। इसलिए दवा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, लेते रहना चाहिए। और साथ में जीवन शैली को बेहतर किए रहने के लिए, बेहतर बनाए रहने के लिए अपने प्रयासरत रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डायबिटीज़ की अगर हम बात करें सर, तो जैसे डायबिटीज़ है वो क्या मतलब परिवार में चलने वाली या आनुवंशिक बीमारी हम कह सकते हैं? मतलब परिवार में किसी को है तो अन्य सदस्यों को भी होना ज़रूरी होता है क्या? यूजुअली जैसे जो टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, तो टाइप 1 देखा जाता है फेमिलियल टेंडेंसी का होता है, जेनेटिक या आनुवंशिक जिसे कहते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो एक तरह से एक्वायर्ड कहिए या जीवन शैली में बदलाव के चलते भी ज़्यादा कॉमन होता है। बिल्कुल सर, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। आनुवंशिक है नहीं, दर्शक बिल्कुल आज बहुत ही एक्टिव हैं, जानना चाहते हैं और ये अच्छी बात है, जागरूकता बढ़नी ही है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही है? मैं श्रुति प्रिया बोल रही हूँ। कहाँ से? अशोकनगर से। अशोकनगर रांची से। सवाल करिए। मुझे डायबिटीज के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जी, फिर से एक बार। डायबिटीज के बारे में पूछना था। हाँ जी, क्या पूछना चाहती हैं? मधुमेह के मरीज को साल में कितने बार आँख, किडनी और पैरों की जांच करवानी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ जो होता है वो उस कंडीशन में बहुत सारे मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट करता है, जिसमें फुट का जो रखरखाव होता है, पैरों का रखरखाव और नसों का रखरखाव के लिए वो उसके लिए बीच बीच में इवैल्यूएशन करना होता है। और उसमें शुगर का लेवल चेक कराते रहने से और जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है उसके लिए उससे रिलेटेड जो जाँच होता है, लाइक नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट या जो फूट का जो टेस्ट होता है, फुट अल्सर वगैरह ना डेवलप हो उसके लिए, न्यूरोपैथी के लिए वो टेस्ट, यदि किसी तरह से शुगर का लेवल में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है तो उन्हें फ्रीक्वेंट आइदर 3 मंथ्स पे 4 मंथ्स पे रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस कराने का ज़रूरत होता है। और यदि शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो अच्छी बात है, और यदि कंट्रोल नहीं रहता है तो उन्हें बीच बीच में 2 मंथ्स पे 3 मंथ्स पे या रेगुलर मॉनिटरिंग करके शुगर का लेवल इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, ताकि जब शुगर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होता है, न्यूरोपैथी और जो आँखों में मतलब धुंधलापन छाना, ब्लरिंग होना, ये सब जो होता है वो सब चीज़ के इवैल्यूएशन के लिए रेटिनोस्कोपी करा करके या आँख का इवैल्यूएशन कराते रहना चाहिए। और एवरी 3 मंथ्स पे या 6 मंथ्स पे इसका इवैल्यूएशन जरूरी है जिन लोगों का शुगर का फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है। जी जी, मतलब जिनको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है 3 महीने में उनको मतलब एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए कि शुगर का लेवल कितना है और क्या क्या उसमें साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए मतलब बीच बीच में इवैल्यूएशन या कंसल्टेशन मतलब ज़रूरत होता है डॉक्टरों से सलाह लेने का। बिल्कुल। और यही चीज़ थायराइड के बारे में भी है क्या? जी बिल्कुल, उसमें भी अगर थायराइड अप डाउन्स होते हैं, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो क्या जांच उसमें कब कराना चाहिए जांच? जी बिल्कुल, ऐसे यूजुअली जैसे थायराइड का जो फंक्शन होता है वो T3, T4 एंड TSH का लेवल यदि मेंटेन रहता है तो थायराइड बैलेंस रहता है और उसमें एसोसिएटेड किसी तरह का कुछ सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन यदि TSH का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो बॉडी में डिफरेंट फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज होना, पैरों में सूजन होना, कॉन्स्टिपेशन होना,
बालों का झड़ना, और चूंकि ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट डिजॉर्डर है तो और भी डिफरेंट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इवन ये जो थायराइड डिजॉर्डर होता है इसका प्रॉपर सही ढंग से फंक्शन करना जरूरी होता है। इवन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन है और इसका सही से रख रखाव या इसका सही से कंट्रोल होना जरूरी होता है। इसमें यदि देखा जाए तो जिन लोगों का फ्लक्चुएशंस नहीं है उन्हें 3 महीने पे 6 महीने पे जांच करा सकते हैं। लेकिन यदि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है और परेशानी ज़्यादा होती है तो एक बार थायराइड का जांच करा करके बिल्कुल जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि जैसे शुगर अगर लगातार बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ ही रहता है तो बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे आपने न्यूरोपैथी वगैरह बताया और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आंखों में धुंधलापन या किडनीज की समस्या हो सकती है। अगर थायराइड भी अनकंट्रोल रहा और अनदेखा हम उसे करते हैं और काफ़ी दिनों का थायराइड हो जाता है तो फिर क्या फिर उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं? मेनली जैसे डिफरेंट सिस्टम्स को ये कंट्रोल करने का एक तरह से कमांडिंग ऑर्गन है और ये बॉडी के रिंग मास्टर की तरह काम करता है डिफरेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करने में। इससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी प्रभावित होते हैं, जेनाइटोरिनरी सिस्टम प्रभावित होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम प्रभावित होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रभावित होते हैं। तो यदि इस तरह का होता है पेशेंट्स को, मतलब यदि किसी तरह का कुछ इम्बैलेंस होता है थायराइड हार्मोन के लेवल पे, तो घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशंस होना, हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रिक अपसेट होना, ये सब होता है। तो इन सभी चीज़ों को जब पेशेंट्स को यदि इस तरह का सिम्टम्स होता है तो इवैल्यूएशन करा करके TSH का लेवल को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसके लिए प्रॉपर दवा का डोजिंग चेक कराने, ब्लड शुगर, ब्लड टेस्ट कराने पे ही वो चीज़ किया जा सकता है। बिल्कुल दवाओं की बात आपने की है सर, तो मेरे जहन में एक सवाल अभी जहन में आया है कि जैसे दवाओं की बात करते हैं, दवाओं के बारे में आपने कहा भी कि एक बार जब दवा लेना हम शुरू करते हैं तो फिर उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से उसे कम ज़्यादा मात्रा वो डॉक्टर करते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक जगत में आगे बढ़ रहे हैं, तो चिकित्सा जगत में भी बहुत सारी चीज़ें नई नई आई हैं। तो क्या डायबिटीज़ और थायराइड की अगर हम दवाओं की बात करते हैं तो इसमें कोई नया कुछ आया है, ऐसा कुछ प्रभावशाली दवाएं आई हैं जो हमारे अन्य ऑर्गन्स को भी बचा सकती हैं? हाँ, अब आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता था वो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच नहीं हुआ करता था, ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच हुआ करता था, जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लिए तो वही समझा जाता था कि मेरा शुगर का ट्रीटमेंट हो गया और हम मतलब मेरा शुगर का ट्रीटमेंट ओके है। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस इतना अपग्रेड हो रहा है, एडवांस हो रहा है, रिसेंट एडवांसेज हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रहे हैं, तो नई नई दवाएं जो आ रही हैं अब पेशेंट्स के हेल्थ को देखते हुए न सिर्फ वो शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी ज़्यादा होता है इसमें, किडनी सेफ्टी ज़्यादा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे जान रहे हैं हम। दवाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, नाम बताएंगी जी? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैम मेरा नाम खुशबू है, मैं हटिया रांची से बोल रही हूँ। खुशबू जी, हटिया रांची से, सवाल करिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि क्या कम नींद या बहुत ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेस होने की वजह से उसका असर डायबिटीज और थायराइड पे भी पड़ता है? जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज जो जहाँ पे लोग सब स्ट्रेस फेस कर रहे हैं तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा मेजर रोल है शुगर के लेवल को बढ़ाने में। यूजुअली आज समाज के हर तबके के लोग स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या गृहिणी हो या कामकाजी महिलाएं हों या मतलब वर्किंग पुरुष हो, युवा हों। तो स्ट्रेस सबके रूटीन में, सबके जीवन शामिल हो गया है और ये स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन इतना कॉमन हो रहा है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है और स्ट्रेस से ब्लड में जो कॉर्टिसोल लेवल का जो मात्रा बढ़ता है और वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ने से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं।
तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा मेजर रोल है। और इसको यदि ओवरकम करने के लिए, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग फॉलो करते हैं, नींद प्रॉपर मात्रा में, सही ढंग से नींद का पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो उससे आपका डायबिटीज कंट्रोल रिलैक्स बिल्कुल। मतलब ये इनका जो सवाल था कि उससे भी असर पड़ता है, तो जी हाँ, असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है और नींद पूरी लेनी है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, कहाँ से बोल रही हैं? रातू रोड, रांची से। सवाल करिए प्रिया जी। मैडम, डायबिटीज की दवाई अगर लंबे समय तक लेनी पड़े तो उससे नुकसान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं उसमें जो सेफ ग्रुप की दवाइयाँ अब जो रिसेंट ट्रेंड में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी को देखते हुए, किडनी के सेफ्टी को देखते हुए नई नई जो दवाएं हैं वो ज़्यादा किडनी सेफ और कार्डियो सेफ दवाएं हैं। और जो यूजुअली जो पहले ट्रेंड में जो दवाइयाँ चलती थी उसका वो उतना सेफ्टी मार्जिन नहीं रहा करता था, तो वो उसकी वजह से किडनी पे या हार्ट पे प्रभाव पड़ता था। तो अब चूंकि मेडिकल साइंस में इतने जो रिसर्च एडवांसेज नए हुए हैं, तो अब नई नई दवाइयों में कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी और किडनी सेफ्टी के मार्जिन्स को देखा जाता है और वो पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो इस चीज़ का तो ये ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि जो आगे के लिए कार्डियो सेफ मेडिसिन है, किडनी सेफ मेडिसिन है, वो उन सभी दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और लंबे समय तक उस जो पुराने ट्रेंड की जो दवाइयाँ थी उनके लंबे समय से सेवन करने से वो उसका किडनी पे और हार्ट पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए नई नई दवाइयाँ जो कार्डियो सेफ मेडिसिन हो, किडनी सेफ मेडिसिन हो, उनका सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है शुगर कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। इस फ़ोन कॉल से पहले हम लोग इसी पर चर्चा भी कर रहे थे कि मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या नई दवाई आई हैं आज के इस नए युग में, जब हर कुछ बदल रहा है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसमें भी कुछ आई है कि नहीं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, और मैं देख रही हूँ आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको समय दूंगी, लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेती हूँ पहले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सवाल करिए। हाँ एक बार अपने सवाल को फिर से रिपीट करेंगे, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, 2-3 साल से डायबिटीज है जी। हाँ हाँ, मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि जो आप दवा खा रहे हैं ये वो सही है कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा, आयुर्वेदिक दवाओं से बेटर होगा या नहीं? देखिए, आयुर्वेदिक दवाओं का भी अपना इम्पोर्टेंस है। कुछ जो दवाएं होती हैं बिल्कुल काफ़ी कारगर होती हैं और वो उनसे शुगर अच्छा भी कंट्रोल होता है। लेकिन यूजुअली जैसे बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और वो अननोटिस रहता है और उनका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो पता चलता है कि दवा हम ले रहे थे लेकिन मेरा शुगर इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो वैसे कंडीशन में यदि आप आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं तो उसका इफिकेसी, उसके पोटेंसी को देखने के लिए बीच बीच में आप शुगर का चेक कराते रहें, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो हम आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं उससे मेरा शुगर यदि प्रॉपर कंट्रोल रह रहा है तब तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और यदि वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन पे, अंग्रेजी दवाइयों पे स्विच ओवर करना चाहिए, ताकि आपका शुगर कंट्रोल मतलब मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, न कि वो आयुर्वेदिक दवा खा करके आप मतलब सिर्फ अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए उस पर भरोसा किया। आयुर्वेदिक अगर खा भी रहे हैं कोई तो उसे एक बार जांच लीजिए कुछ दिन खाने के बाद कि उसका कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, उसका असर क्या है, हो रहा है, कितना एफिशिएंट है वो दवा या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर स्विच कर सकते हैं आप इस तरफ। जी। तो सर, इस फोन कॉल से पहले आप
दवाओं के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक दर्शक फिर से जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो।